हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ओके, देखिए यह जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में और 21 में आपका जो है वो एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना के कारण। डायरेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे जो है वो मेरिट लिस्ट निकाला गया था। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो 2019 का होगा। दोस्तों शायद ही आप लोगों ने हिंदी का या फिर सभी सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको एक बार बोलेंगे कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हम बहुत सारा डाउट क्लियर करने वाले हैं। हिंदी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। भले यहाँ पे आपका 15 क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ ही आपको 50 से 60 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में यहाँ पे हम आपको और एक चीज़ बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपका जो हिंदी का पेपर था जो 2019 में पूछा गया था, उनमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा था जो इससे पहले जो सेम टू सेम जो है वो दूसरे एग्ज़ाम में, दूसरे टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन पैटर्न भी आपको आसानी से समझने को मिलेगा कि आपका एग्ज़ाम जो है इस बार किस पैटर्न पर आएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप समझिए कि सूत, इस शब्द का मतलब क्या होता है, पुत्र या फिर बेटा। सूत का मतलब होता है पुत्र या फिर बेटा, लेकिन यहाँ पे अगर सूत में हर्षव का यूज किया गया है तो उसका मतलब तो हो गया पुत्र या फिर बेटा। लेकिन बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऐसा सूत लिखा रहेगा तो इसका मतलब हो जाता है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। राइट, अब आपका बोला गया है कि स्त्रीवाचक, तो देखिए बेटा या फिर पुत्र का स्त्रीवाचक क्या होता है, बेटी या फिर पुत्री। तो सूत में अगर हम लोग आ प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, सूत में अगर हम लोग अमेकर आ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा सूता बन जाता है, और सूता का मतलब होता है पुत्री या फिर बेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। अब आप ये जानिए कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय जो होता है वे शब्द जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। देखिए यहाँ पे सूत का मतलब हो रहा था पुत्र या फिर बेटा, लेकिन सूत के लास्ट में जो है अंत में अमेकर आ, ये प्रत्यय जुड़ गया। अब ये प्रत्यय जुड़ के इसके अर्थ को तो बदल दिया, इसका मतलब हो रहा था बेटा या फिर पुत्र, लेकिन अब आ प्रत्यय जुड़ने के बाद इसका मतलब बदल गया बेटी या फिर पुत्री। राइट, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। सेम उसी तरह कभी कभी आपको उपसर्ग पूछ देता है, तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, जो शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे उसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो गया वो ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आप देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में कि ई जो प्रत्यय है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें ई प्रत्यय लागू है, लगाया गया है। तो ई प्रत्यय लगने वाले शब्द जैसे हो गए आपका रमणीय। अगर रमन में हम लोग ई प्रत्यय को जोड़ दें तो हमारा जो शब्द बनता है वो रमणीय बनता है। ओके, नेक्स्ट है आपका और एक देख लेते हैं, जैसे कि राजक। राजक में अगर हम लोग ई प्रत्यय जोड़ दिए तो हमारा राजकीय बन जाता है। राइट, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं कि ई प्रत्यय से बनने वाले कोई शब्द बताओ। तो विदाई, विदाई में हमारा जो है वो ई प्रत्यय है। या फिर आपको उल्टा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि विदाई में कौन सा प्रत्यय है, इसमें था राजकीय में कौन सा प्रत्यय है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है, ऐसा भी आपको उल्टा करके पूछ सकता है। तो आपको हर तरफ से जो है वो चीज़ों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर ई, इससे बनने वाला कोई शब्द बताओ, इक प्रत्यय से बनने वाला कोई शब्द बताओ। ओके, तो सामाजिक, या फिर आपको ऐसे पूछ देगा कि सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब जो है बहुत लोग को पता होगा कि नाक का बाल होना मतलब कि अधिक पीढ़ी होना। अब देखिए यहाँ पे जो एक शब्द है इसके लिए भी एक मुहावरा, अच्छा खासा मुहावरा यूज किया जाता है, कष्ट देना, डंक मारना। डंक मारना का मतलब होता है कष्ट देना, जैसे कि वह हमेशा डंक मारते फिरता है, इसका मतलब हुआ कि वह हमेशा जो है वो कष्ट देते फिरता है। तो इसके लिए भी यहाँ पे एक मुहावरा का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अश्व का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, अगर घोड़ा देखिएगा, अश्व का मतलब होता ही है घोड़ा, तो घोड़ा तो ठीक है, घोटक भी ठीक है, ये भी राइट यहाँ पे है, तीनों जो है वो यहाँ पे राइट है। कटक क्या है भाई? तो कटक जो है वो एक उड़ीसा के जगह का नाम है। कटक जो है वो उड़ीसा का एक जगह का नाम है, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने घोड़ा का 3 परिवाची शब्द देख लिया, घोड़ा, घटक, घोटक, 3 हो गया। अब इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? तो इसके अलावा यहाँ पे आप याद रखिए कि घोड़ा का जो है वो 5, 10, 15, लगभग 15-20 जो है और यहाँ पे परिवाची शब्द होते हैं। ओके, तो उसे भी आप लोग जो है वो याद रखिए। तो यहाँ पे जैसे हो गया अश्व, तुरंग एक नया वर्ड आता है, तुरंग, वाजी आप लोग नोट कर लीजिएगा, सैंधव है तो लिखा। तो ये सब जो है वो 7-8 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे तो परिवाची शब्द बहुत सारा है, लेकिन आपको मेन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट वाला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि अस्थिर का मतलब क्या होता है। अस्थिर, जो स्थिर ना हो, यानी कि जो चंचल हो, राइट। अडिग का मतलब क्या होता है? जो अपने स्थान से ना हटने वाला, जो कि अटल हो, अपने स्थान से ना हिलने डुलने वाला, ना हटने वाला, उसको हम लोग अडिग कहते हैं। गतिशील का मतलब होता है निरंतर चलने वाला। ओके, निरंतर चलने वाला, उसको हम लोग गतिशील कहते हैं। अब यायावर बच गया, तो यायावर का मतलब होता है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यायावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बुंदेले हड़बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। इस लाइन को पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि इस पोएम को आपने जो है वो क्लास 7 में या फिर 9 में जो है वो पढ़ रखा होगा। ओके, इसका एक पोएम था जो कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा गया था। तो खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाले रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आपका इसका जो राइटर था इस पोएम का वो कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्कूल वाइज ये डिपेंड किया था, मतलब कि कोई किसी स्कूल में क्लास 7 में था या फिर किसी में शायद 8 या 9 में था, इतना याद नहीं, लेकिन ये पोएम जो है आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका जो है वो यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, और हमने जो पहला और दूसरा क्वेश्चन भी बताया वो भी आपका यूपी टेट में सेम टू सेम जो है वो 2014-15 के अंतराल में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट, उसमें जो है वो ये सब क्वेश्चन जो है वो सेम पूछा गया था। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो छोटा रूप, और छोटा रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? संक्षेप कहते हैं। अब अगर इसका डिफिनेशंस की बात करें कि समास किसे कहा जाता है, तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है तो उस शब्द को हम लोग समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए कि रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है, के लिए घर। तो इसको अगर हम लोग शॉर्ट में कहें, संक्षेप में कहें, तो रसोई घर कह देंगे, रसोई घर। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब विच्छेद का मतलब क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है काट कर अलग करना। किसी चीज़ को अगर हम लोग काट के अलग कर देते हैं तो उसके लिए हम लोग विच्छेद शब्द का यूज करते हैं। विस्तार का मतलब होता है फैलने का भाव या फिर फैलाव, फैलने का भाव या फिर फैलाव। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि भाषाई कौशल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो भाषाई कौशल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक श्रवण कौशल, आप लोग इस चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है।
तो श्रवण कौशल, दूसरा होता है वाचन कौशल, तीसरा होता है पठन कौशल और चौथा होता है लेखन कौशल। श्रवण कौशल का मतलब हुआ सुनना, वाचन कौशल का मतलब हुआ बोलना, पठन कौशल का मतलब हुआ पढ़ना और लेखन कौशल का मतलब हुआ लिखना। तो क्या इन चारों में से कहीं हंसना का हमने डिस्कस किया? नहीं ना। तो ये जो है वो हमारा भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर, यहाँ पे ये जो है वो राइट आंसर हो गया। अब 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है? तो टीचर्स डे या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्मदिन है, पुण्यतिथि, वो यहाँ पे जन्मदिन बनाया जाता है 5 सितंबर को। 26 जनवरी को आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस बनाया जाता है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती या फिर लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? दोस्तों समझिए आप लोग कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। वैसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। राम जाता है, तो राम की यहाँ पे विशेषता तो कोई बता ही नहीं रहा है। सीता फल खाती है, ये भी गलत। मेरी गाय काली है, देखिए यहाँ पे जो है मेरी गाय, गाय आपका संज्ञा हो गया। राइट। अब काली जो है वो विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता। गाय का विशेषता यहाँ पे बता रहा है कि काली है, उसका रंग जो है वो काली है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए कारक और कारक चिन्ह, ये चीज़ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कारक से आपका जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। ओके, आप लोग याद रख सकते हो जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के ना नी ने रा, फिर उसी तरह अधिकरण में पर संबंध है अरे। तो ऐसे आप लोग जो है वो कारक चिन्ह को याद रख सकते हो। ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाएगा? लेकिन इस चीज़ को हमने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर रखा है। ओके, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ भी हमने इसका नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिया है कारक का और कारक चिन्ह का। या फिर आपके पास कोई भी हिंदी ग्रामर का बुक है, वहाँ से आप इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जहाँ से भी याद कीजिएगा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप कारक चिन्ह को याद कर लीजिएगा तो आपका जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वाहनारूढ़, तो इसको अगर हम लोग अलग करेंगे तो जैसे कि वाहन पर आरूढ़, वाहन पर आरूढ़ मतलब कि वाहन पर आरूढ़ मतलब चढ़ना। ओके, तो वाहन पर आरूढ़। तो यहाँ पे पर जो है वो कारक चिन्ह आया। अब पर किस में आता है भाई? तो पर जो है वो अधिकरण में आता है, अधिकरण में पर। तो यहाँ पे अधिकरण कारक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें सत्ताधीश, तो सत्ताधीश यहाँ पे क्या है? सत्ता का धीश, सत्ता का धीश। तो देखिए यहाँ पे का आया तो संबंध कारक हो गया। गंगा जल, तो गंगा का जल, तो यहाँ भी संबंध कारक, क्योंकि का जो है कमिकर का जो है वो आपका संबंध कारक का कारक चिन्ह है। रेखा चित्र, रेखाओं का चित्र इसका बन जाएगा। तो रेखाओं का चित्र, इसमें भी का आया, यानी का जो है वो संबंध कारक से रिलेटेड है। राइट। अब एक बात है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपका यूपी टेट से सेम टू सेम उठाया गया है। 2013-14 में जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 3 का, उसमें से ये क्वेश्चन डिट्टो जो है वो सेम उठा लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को जो है वो रसराज कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है श्रृंगार रस जो है वो अधिक अत्यंत व्यापक है। श्रृंगार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग प्लस आर, श्रृंगार। अब श्रृंग का अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो यहाँ में पे जो है श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक। कामोद्रेक हिंदी का एक शब्द है। ओके, और आर का मतलब होता है वृद्धि प्राप्ति,
वृद्धि प्राप्ति, ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमने क्या बताया आपको कि श्रृंगार रस को रसराज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अत्यंत व्यापक है, ये आपका रीजन हुआ। श्रृंगार रस दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रृंग प्लस आर। श्रृंग का अर्थ होता है कामोद्रेक और आर का अर्थ होता है वृद्धि प्राप्ति, ये चीज़ भी आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए श्रृंगार रस जो है वो सौंदर्य, प्रकृति, सुंदरवन, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन करता है। ओके, या फिर ये कहें तो श्रृंगार रस में किसका किसका वर्णन किया जाता है, तो आप कह सकते हो कि सौंदर्य हो गया, प्रकृति, सुंदरवन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है वीर रस। वीर रस क्या है भाई, इसमें क्या किया जाता है, तो जिस प्रसंग अथवा काव्य में वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिस प्रसंग अथवा काव्य में वीरता युक्त भाव प्रकट हो, जिसके माध्यम से उत्साह का प्रदर्शन किया गया हो, वहाँ पे जो है वीर रस का उपयोग किया जाता है। हास्य रस क्या है, तो जिस प्रसंग अथवा काव्य में हास्य युक्त भाव का प्रकट हो, ठीक है, हास्य युक्त भाव का प्रकट हो, वहाँ पे हम लोग जो है वो हास्य रस का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आप इससे जो है वो समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। घनानंद को जो है वो रीतिकाल का कवि माना जाता है, ये चीज़ आप जान गए। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप यहाँ पे देखिए जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए घनानंद ने एक कविता लिखी थी, ओके, और उसमें जो है एक शब्द का प्रयोग बहुत बार किया था। ये चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि घनानंद की कविता में सर्वाधिक प्रयोग किया गया शब्द, तो सुजान। सुजान जो है एक शब्द था जो उनके कविता में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा पॉइंट देखिए कि घनानंद जो है एक ग्रंथावली लिखे थे, ठीक है, ग्रंथ को लिखे थे, और उसमें जो है वो 16 रचनाएं को संकलित किए थे। एक ग्रंथ लिखे थे जिसमें जो है वो 16 रचनाएं को संकलित कर दिए थे। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट जो है, इनकी जो है घनानंद की सर्वाधिक रचना, लोकप्रिय रचना, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि घनानंद का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रचना का नाम बताइए, तो उसका नाम था सुजान हीते। सुजान हीते, और ये जो रचना था सुजान हीते में, उसमें टोटल जो है वो 507 पद थे, 507 पद थे। तो इतना चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए आगे भक्ति काल क्या है भाई, तो भक्ति काल के कुछ कवि के नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी, जायसी, नंददास, ये सब तो नाम कॉमन है, आप लोगों ने सुना होगा पहले कि तुलसीदास, सूरदास, नंददास, जायसी, आपको शायद नया लग रहा होगा। तो ये सब चारों जो है वो भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं या फिर एक फेमस कवि थे। ओके, रीतिकाल क्या है, रीतिकाल तो हमने पढ़ लिया, घनानंद का काल है। अब आदिकाल, आदिकाल यहाँ पे क्या है, तो आदिकाल के कुछ कवि का नाम आपको पूछा जा सकता है कि आदिकाल के कुछ कवि का नाम बताइए, तो चंदवर दाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, ये सब जो है वो आदिकाल के कुछ कवि थे। भारत तेंदु काल क्या था, तो भारत तेंदु हरिश्चंद्र हो गया, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमाहान, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोगों को जो है इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। क्या क्या हमने बताया कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, ये सब जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रीतिकाल में हम लोग देखिए कि घनानंद जो है वो एक बहुत ही फेमस कवि थे। ओके, रीतिकाल में और बात करें तो रीतिकाल में जो है वो केशव दास, इसके अलावा आलम, भूषण, मतीराम, ये 4 नाम आपको याद रखना है। पहला हो गया घनानंद, तो आपको याद रहेगा, इसके अलावा 4 और, केशव दास, आलम, भूषण और मतीराम, ये चारों जो है वो आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए कि कौन सा जो है वो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। ओके, तो आप अगर आशीर्वाद शब्द लिखते होंगे कहीं तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे शुद्ध जो है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है को में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे कारक से रिलेटेड जो है वो और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि को में किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। तो हम लोगों ने बताया था कि कर्ता ने कर्म को, तो देखिए कर्म जो है वो यहाँ पे को, या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कारक चिन्ह आप याद जरूर कर लीजिएगा। इसका जो है वो एक नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम में आप RKM स्टडी सेंटर को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी में क्या प्रसिद्ध है, बिहार में क्या प्रसिद्ध है। ओके, तो देखिए बिहार में जो है वो दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहार में जो है दोहा बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए बिहारी सतसई में कुल दोहा की संख्या 713 है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा। बिहारी सतसई एक ग्रंथ है, समझ लीजिए। उसमें जो है टोटल दोहा की बात किया जाए, कुल दोहा, तो वहाँ पे 713 है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। बिहारी ने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषय के ज्ञान को बिहारी सतसई में प्रस्तुत किया है। समझ में आ गया कि बिहारी सतसई क्या है। एक ग्रंथ है जिसमें बिहारियों ने बहुज्ञता, ज्योतिष विज्ञान, बहुज्ञता मतलब कि बहुत सारे ज्ञान, ओके, बहुज्ञता मतलब बहुत सारे ज्ञान, जैसे कि ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषय के ज्ञान को बिहारी जो है वो सतसई में प्रस्तुत किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब है और एक पॉइंट आप याद रखिए यहाँ पे कि पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि किसने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है, तो पदम सिंह शर्मा, पदम सिंह शर्मा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने जो है वो बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा है, राइट। तो यहाँ का 15 का तो ऑप्शन नंबर दोहा हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल में भी नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो इसका PDF साथ में बहुत सारा नोट्स जो है वो वहाँ पे आपको हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ओके, इसके बाद जो है वो हम लोग इंग्लिश के, रीजनिंग के और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।